is Radhika Gaur with the session number 6 of your chapter Heredity and Evolution. And in this session we are going to discuss about Darwin's theory of evolution. तो अभी हम यहाँ पे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी हेरिडिटी के बारे में स्टडी कर चुके हैं, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स हम स्टडी कर चुके हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में भी हम थोड़ा सा स्टडी कर चुके हैं, वेरिएशन पॉपुलेशन के बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. बट बात आती है जो इवोल्यूशन है उसमें डार्विन्स की थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है. तो डार्विन की थ्योरी क्या थी, कैसे हम उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्या क्या उसके पोस्टुलेट्स थे, क्या क्या हमें जो डार्विन थे उसकी थ्योरी से ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलती हैं, वो सब अभी हम इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग दैट एक्वायर्ड ट्रेट्स. डार्विन की थ्योरी को स्टडी करने से पहले हमें पहले क्लियर होना चाहिए कि एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होती है और उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं. तो एक्वायर्ड ट्रेट्स कौन से होते हैं? द कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल दैट कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू इट्स प्रोजेनी आर टर्म्ड एज एक्वायर्ड ट्रेट्स. वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी भी इंडिविजुअल में उसके लाइफ टाइम में डेवलप होते हैं और वो कैरेक्टर्स जो उसकी प्रोजेनी में पास नहीं हो सकते, उन्हीं को हम एक्वायर्ड ट्रेट्स बोलते हैं. क्लियर? That the characters developed during the lifetime of an individual and that cannot be passed on to its progeny are termed as acquired traits. The lifetime experience of an individual cannot be passed to their offspring and are not controlled by genetically. Simple example के लिए जो lifetime experience होता है किसी भी individual का, क्या वो किसी offspring में ट्रांसफर किया जा सकता है? Obviously नहीं. जो ऑफस्प्रिंग होगा उसे खुद से एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसके पेरेंट्स के एक्सपीरियंस उसके कोई यूज का नहीं है, क्योंकि वो उसमें ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो उसके पेरेंट ने अपने लाइफ टाइम में अचीव किया है, जिसे जेनेटिकली कंट्रोल नहीं किया जा सकता. क्लियर हो गया? तो एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या हो गए? वो ट्रेट्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर नहीं किए जाते, जबकि हर इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में जिन्हें अचीव करता है उन्हें बोलते हैं हम एक्वायर्ड ट्रेट्स. दैट द कैरेक्टर्स developed during the lifetime of an individual that cannot be passed on to its progeny are termed as acquired traits. For example, if we breed a group of mice and remove the tails of these mice by the surgery, the progeny would not be tailless because the removal of tail cannot change the genes of germ cells of the mice and cannot direct the evolution. Simple है. यदि हमने सपोज करो ग्रुप ऑफ माइस हमने ब्रीड किया, चूहों का एक ग्रुप था जो हमने ब्रीड किया, हमने क्या किया, उनकी जो टेल्स थी वो कट कर दी सर्जरी के थ्रू, उनकी जो टेल्स थी उन्हें हमने कट करा दिया. लेकिन जो उनकी प्रोजेनी होगी, जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन होगी, वो टेल लेस नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि रिमूवल ऑफ टेल जो है वो जीन्स के वी कैन से जर्म सेल्स में जो प्रेजेंट जीन्स हैं उस पर कोई चेंजेस नहीं लाएगी, वो उससे कोई कोरिलेटेड नहीं है, देयरबाय इवोल्यूशन को वो डायरेक्ट नहीं करेगी. क्यों नहीं करेगी? सिंपल है कि जो रिमूविंग ऑफ टेल है वो जेनेटिकली कोई उसका चेंज नहीं करेगी. दिस इज द रीजन. जर्म सेल्स सेम रहेंगे, सेम रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, टेल के कट होने का जो इफेक्ट है वो उसके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर नहीं होगा. तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? दैट विल बी एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स. क्लियर? सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट it proves that change in non-reproductive tissues cannot be passed on to the DNA of the germ cells. Simple है. इससे हमें ये प्रूफ हो जाता है कि यदि हम non-reproductive tissues में कोई चेंज क्रिएट कर रहे हैं तो वो जो germ cells हैं उनके DNA में पास नहीं होगा. Clear? That it proves that change in non-reproductive tissues cannot be passed on to the DNA of the germ cells. Is that clear to you? Now talking about inherited traits. अभी हमने स्टडी किया एक्वायर्ड ट्रेट्स के बारे में, जो कोई भी इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करता है और वो उससे पेरेंट्स से गेन नहीं होते, उन्हें हम एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते थे. अब बात आती है इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं. ओके, लेट मी टेल यू. दीस आर दोस कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर रिसीव्ड बाय ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स लाइक कलर ऑफ हेयर, आईज एंड शेप ऑफ नोज, ईयर लोब्स एटसेट्रा. ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ऑफस्प्रिंग रिसीव करता है, which are received by offsprings from their parents like color of hair and eyes, shape of nose, earlobes etc. सिंपल वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कोई भी ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से गेन कर रहा है, पेरेंट्स से जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर हो रहे हैं उन्हीं को हम इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं. दैट इज वो ट्रेट्स, वो कैरेक्टर्स जो इनहेरिट किए गए हैं. एग्जाम्पल के लिए हेयर कलर्स हुए, आईज के कलर हुए, नोज की शेप हुई, ईयर लोब्स हुए, वो सब इनहेरिटेड ट्रेट्स रहते हैं. क्लियर? सिंपल.
those traits which are received by offsprings from their parents are called inherited traits. अब बात आती है, हमने एक्वायर्ड ट्रेट्स, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं इनके बारे में एक्सप्लेन में पढ़ लिया। अब आती है जो इवोल्यूशन में डार्विन की थ्योरी थी वो क्या रही। सो हियर डिस्कसिंग अबाउट डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। Charles Robert Darwin gave the theory of evolution in his famous book The Origin of Species. तो जो साइंटिस्ट थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, उन्होंने अपनी जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थी वो किसमें दी, अपनी फेमस बुक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में उन्होंने उसे एक्सप्लेन किया। The theory of evolution proposed by Darwin is known as the theory of natural selection. और जो ये evolution की जो थ्योरी जो डार्विन ने दी थी उसी को हम theory of natural selection कहते हैं। तो क्लियर कि जो डार्विन थे उन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज अपनी बुक में राइट डाउन करी थी, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एक्सप्लेन करी थी, और जो उनकी दी हुई थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है उसी को हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कह सकते हैं। क्लियर? सो द थिंग इज this theory is called theory of natural selection because it suggested that the best adapted organisms are selected by nature to pass on their characteristics to their next generation. ये क्या, ये इस थ्योरी को हम नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी क्यों कहते हैं? Why this theory is known as the theory of natural selection? Because इसने ये सजेस्ट किया कि जो बेस्ट अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेलेक्ट किए गए नेचर के थ्रू, ताकि वो अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास कर पाएं। क्लियर? दैट दिस थ्योरी इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बिकॉज इट सजेस्टेड दैट बेस्ट अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म आर सेलेक्टेड बाय नेचर टू पास ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। दिस थ्योरी अप्लाइज टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। ये थ्योरी जो है प्लांट्स पे भी अप्लाई होती है और एनिमल्स पे भी ये थ्योरी अप्लाई होती है। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज within any population there is natural variation. Some individuals have more favorable variations than others. Simple है, कोई भी population है, no matter animals population है, plants population है, but वहाँ पे कोई ना कोई natural variation available रहता है। Clear? जो individuals हैं किसी में ज़्यादा और favorable variations हो सकते हैं और किसी में कम favorable variations होते हैं, but variations होते ही होते हैं। Clear? That within any population there is natural variation. Some individuals have more favorable variations than the others. Clear? Second thing is that even though all species produce a large number of offsprings, population remains fairly constant naturally. That is, बेशक जो जितनी भी हमारी स्पीसीज हैं वो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन करती हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट रहती है, फेयरली कांस्टेंट रहती है। क्लियर? That even though all species produce a large number of offsprings, but the population remains fairly constant naturally. Also, there is due to the struggle between members of the same species and different species for food, space and mate. ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि जो members हैं सेम स्पीसीज के या डिफरेंट स्पीसीज के, उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है अपने फूड के लिए, स्पेस के लिए एंड मेट के लिए। क्लियर? That this is due to the struggle between members of the same species and different species for food, space and mate. Actually, then his struggle for survival within population eliminates the unfit individual. Actually, जो struggle होता है survival के लिए population के बीच में, उसमें क्या होता है, जो unfit individuals होते हैं उन्हें eliminate कर दिया जाता है। The fit individuals possesses favorable variations, survive and reproduce. और जो फिट इंडिविजुअल्स हैं जो फेवरेबल वेरिएशंस पजेस करते हैं वो सरवाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंगली आपने क्या समझा? डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंगली आपने ये समझा कि जो बेस्ट अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो अडेप्टेड रहते हैं फेवरेबल वेरिएशंस के लिए, नेचर उन्हें चूज करता है ताकि वो रिप्रोड्यूस करें और ऑर्गेनिज्म को दैट इज प्रोड्यूस करें। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो एक ह्यूमन है, जब उसकी बर्थ होता है तो वो एक फिट इंडिविजुअल रहता है। क्लियर? जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करेगा वो एक फिट इंडिविजुअल रहेगा। एक टाइम पे आएगा जो उसके पेरेंट्स थे जो अब ओल्ड एज में आ चुके हैं, उनका क्या होगा? वो अनफिट इंडिविजुअल्स हो गए। क्यों? क्योंकि वो अब अपने सर्वाइवल के लिए, अपने हकों के लिए फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एज नहीं होती कि वो सर्वाइव कर पाए। तो जब उनकी ये एज पहुंच जाती है कि जब उनसे सर्वाइवल नहीं हो पाता, जब वो स्ट्रगल नहीं कर पाते,
दैट टाइम उनकी डेथ हो जाती है और जो उनके ऑफस्प्रिंग्स थे वो फिट ऑर्गेनिज्म होने की वजह से, फिट इंडिविजुअल्स होने की वजह से फेवरेबल वेरिएशंस पजेस करते हैं, सर्वाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? इसी को हमने क्या कहा? इसी को हमने नेचुरल सिलेक्शन बोला। क्लियर? Now the thing is, the individual having favorable variations pass on these variations to their progeny from generation to generation. अब जो इंडिविजुअल्स जिनकी फेवरेबल वेरिएशंस हैं वो क्या करेंगे? वो अपनी वेरिएशंस को अपनी प्रोजेनी से नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट कर देंगे, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट हो जाएगी। क्लियर? That the individuals having favorable variation pass on these variation to their next progeny and from generation to generation. These variations when accumulated over a long period of time lead to the origin of new species. और जब यही variations over a long period of time accumulate होती रहती है तो क्या होती है? They lead to the origin of new species. एक new species की origin हो जाती है। Clear? That when these variation accumulated over a long period of time, this lead to the origin of new species. In short, Darwin's theory was based on inherited traits and their variations. Simply हम ये समझ सकते हैं कि जो डार्विन की थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी? वो inherited traits पे बेस्ड थे और उनके variations पे बेस्ड थी। जो डार्विन की थ्योरी थी उनमें हमने inherited traits के बारे में स्टडी किया और उनके जो variations आते जा रहे हैं उनके बारे में भी स्टडी किया। जो there were 4 observations that Darwin did। और वो 4 observations कौन सी थी? First, individual within a species differ from each other, there is a variation। कि जो individuals होते हैं किसी भी species में एक दूसरे से differ रहते हैं, that is वहाँ पे variations present रहती हैं। Offsprings resemble their parents, their characteristics their characteristics are inherited। जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें इनहेरिटेड किया जाता है। क्लियर? दैट ऑफस्प्रिंग्स रिजेंबल देयर पेरेंट्स, their characteristics are inherited, and the number of offsprings produced are more than the number of survived to each maturity. They suffer from predation, disease and competition. That is, जो offsprings के नंबर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं offsprings, उनका जो नंबर होता है वो ज्यादा होता है than the number of survive to reach maturity। उस नंबर से जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं मैच्योरिटी तक। क्लियर? They suffer predation, वो predation से सफर करते हैं, diseases से सफर करते हैं and competition भी present रहता है, that is उन्हें struggle करना होता है। Clear? That the number of offsprings produced are more than the number of survived to reach the maturity. They suffer from predation, disease and competition. So by the way, it's a time for challenging question mark, and today's question is: genes are the unit of inheritance. What makes them necessary for all organisms? जो जीन्स हैं वो इनहेरिटेंस की यूनिट मानी गई हैं। ऐसे क्या है जो उन्हें ऑर्गेनिज्म्स के लिए नेसेसरी बनाता है? यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। सो हैव यू आंसर्ड दिस इन योर माइंड? लेट्स चेक आउट। एक्चुअली जीन्स आर द कैरियर्स ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन के करियर होते हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी आउट की जाती है वो सब जीन्स के थ्रू ही होती है। दे इंश्योर द पैसेज ऑफ इम्पोर्टेंट एडेप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो एडेप्टेशन का पैसेज रहता है, जो मॉडिफिकेशंस का पैसेज रहता है नेक्स्ट जनरेशन में, वो सब जीन्स के थ्रू ही होता है। Thereby genes are necessary for the organism. Clear? The genes are the carrier of the genetic information from one generation to another, and they ensure the passage of important adaptation and modifications to the next generation. Thereby genes are necessary for any organism. So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने acquired traits के बारे में स्टडी किया, inherited traits के बारे में स्टडी किया। Along with that हमने डार्विन्स की जो evolution theory थी उसके बारे में भी स्टडी किया। In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.